नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लर्निंग अड्डा विद प्रीतम में। तो दोस्तों, हम लोग का जो जेआईबी का सीरीज है उसका सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का मॉड्यूल ए यूनिट 3। जो टोटल सब्जेक्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है रिटेल बैंकिंग, होलसेल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। तो उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है आज हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का पहला सेशन। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं बैंकिंग का कितना टाइप्स है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें हम लोग दोस्तों देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग है, होलसेल बैंकिंग है, इंटरनेशनल बैंकिंग है, यूनिवर्सल बैंकिंग है। तो अभी ये क्या क्या होता है एक एक करके हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उस पर। तो सबसे पहले आता है आपका रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग जो इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं, हम लोग जब कोई इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं वही होता है एक्चुअली रिटेल बिजनेस। हम लोग कोई जैसे अभी हम लोग को पर्सनल लोन देना हो गया, उसके बाद कोई फिक्स डिपॉजिट ऐसे खोलना हो गया, वो सब आपका आता है रिटेल बैंकिंग का अंडर में। ठीक है दोस्तों। तो रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है, रिस्क कवरेज बहुत कम होता है। तो एक ही होता है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे अभी कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी के साथ जो करता है बैंकिंग उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। उसको में हम लोग नेक्स्ट आने वाले हैं। तो ठीक है, कोई कंपनी एक लोन लिया, वो 100 करोड़ का एक लोन लेता है, ठीक है, और कोई आदमी एक लोन लेता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख का लोन लेगा। ठीक है, तो ये जो 100 करोड़ का लोन अगर ये कंपनी डिफॉल्ट करता है तो एक साथ में 100 करोड़ बैंक का घाटा हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर 10 लाख करके ये 100 करोड़ कितना आदमी को दे सकता है, 1000 आदमी को दे सकता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 आदमी लोन खराब करेगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, रिटेल बैंकिंग में रिस्क हम लोगों का बहुत कम होता है कंपेयर टू होलसेल बैंकिंग। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोला गया है। तो उसके बाद हम लोग होलसेल बैंकिंग देखते हैं। होलसेल बैंकिंग क्या होता है, हम लोग जो कंपनी होता है, जैसे पार्टनरशिप फार्म हो गया, प्रोप्राइटरशिप फार्म हो गया, तो वो लोगों के साथ जो बिजनेस करते हैं, वो जो इंडस्ट्री के साथ जो बिजनेस करते हैं, उसको ही बोलते हैं मेनली होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग को हम लोग और दो नाम से पता कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग पे। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होता है, उसमें जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मीन्स क्या है, अभी हम लोगों को यूएसए में पैसा भेजना है। कहाँ से, इंडिया से हम लोग को यूएसए में पैसा भेजना है। तो हम लोग कैसे भेजेंगे, इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू में भेजेंगे। तो कब हम लोग को इंटरनेशनल बैंकिंग का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उस टाइम में हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ता है। जैसे एक्सपोर्टर का टाइम में इंडिया का कोई सामान हम लोग बाहर में भेजते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, बाहर का जो कंट्री का आदमी है उसको पेमेंट करना पड़ता है एक्सपोर्टर को। तो वो पेमेंट का जो तरीका होता है वो होता है हम लोग का इंटरनेशनल बैंकिंग से। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या होता है, यूनिवर्सल बैंकिंग में ए टोटल जो जितना प्रोडक्ट है सब एक साथ में मिल जाएगा आपको। जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, कैपिटल मार्केट है, सब आप एक ही जगह पे जब मिलेगा तब हम लोग उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। मीन्स इसमें टोटल एज ए होल आप एक जगह पे आके सब सर्विस आप लेके पाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। तो उसके बाद आप लोगों को ये जो रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ये सब का जो लायबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट, वो सब बुक में मिल जाएगा। वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आप लोग वो सब टर्म से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, क्योंकि आप लोग रेगुलर बैंकिंग का बिजनेस करते हो। तो वो जस्ट आप लोग एक बार जस्ट रीड आउट करके रख देंगे बुक से तो वो सफिशियंट है। तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में हम लोग वो देखने वाले हैं। इससे मिस क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। ये जो चैप्टर है ना मिस डिपोजिटरी रिसिप्ट पे, वन ऑफ द मिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं ये डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या होता है। अभी पहले एक बार डेफिनेशन हम लोग रीड कर लेते हैं। ए डिपोजिटरी रिसिप्ट इज क्रिएटेड व्हेन फॉरेन एक्सचेंज कंपनी विश टू लिस्ट इट्स शेयर और डेब्ट सिक्योरिटी टू फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी जैसे एक इंडियन कंपनी है दोस्तों, ये इंडियन कंपनी क्या करता है, इंडियन कंपनी को कैपिटल मार्केट से कैपिटल उठाना है, मीन्स मार्केट से पैसा उठाना है। तो वो सबसे पहले उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो सबसे पहले जा सकते हैं इंडिया का स्टॉक मार्केट पे, वहाँ पे वो अपना शेयर बेच के वो पैसा उठा सकता है। ठीक है,
वो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका वो क्या कर सकता है, वो जा सकता है फॉरेन से भी वो फंडिंग ले सकता है। तो अभी तो ठीक है, हम लोग सेबी के थ्रू में, शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू में अच्छे इंडियन कोई कंपनी इंडिया से पैसा उठा पाएगा। वो जब फॉरेन इन्वेस्टर से जाएगा पैसा उठाने, तो वो कैसे पैसा उठाएगा, वो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे डायरेक्ट एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। वही चीज़ हम लोग होता है अभी देखने वाले डिपॉजिटरी रिसिप्ट में होता है। अभी जैसे कोई इंडियन कंपनी, इंडिया का कोई पर्सन अगर इंडियन कंपनी को फंड करता है, तो वो इंडियन कंपनी क्या करता है, उसको शेयर देते हैं। लेकिन वही जब एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में अपना फंड देते हैं, तो उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट देते हैं। तो वही रहता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अभी हम लोग ये एग्जांपल के साथ डिपॉजिटरी रिसिप्ट को अच्छे से समझने वाले। अभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे एक इंडियन कंपनी, सपोज आपका चलिए पतंजलि हो गया, ठीक है। तो पतंजलि में इन्वेस्ट करना चाहता है आपका ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत अच्छा लगा पतंजलि, तो वो पतंजलि में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प हुआ आपका यूएसए का सिटीजनशिप, तो वो डायरेक्टली आपका वहाँ पे इन्वेस्ट करने में, डायरेक्टली वो इंडिया का कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखते हैं। तो पतंजलि क्या करेगा, पतंजलि जाएगा अपना जो शेयर है वो लेके जाएगा वो लोकल कस्टोडियन बैंक के। पतंजलि का जो लोकल कस्टोडियन बैंक है, वो उसमें वो शेयर को, वो कस्टोडियन बैंक क्या करेगा, पतंजलि का जो शेयर है उसको होल्ड करेगा। वो पतंजलि का शेयर होल्ड करके लोकल कस्टोडियन का बैंक का एक काउंटर पार्टी कहाँ पे होगा, आपका यूएसए में। यूएसए में एक काउंटर पार्टी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। वो उसको बोलेगा कि आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है, या आपका जो कंट्री है उसमें जितना फॉरेन इन्वेस्टर है जो ये कंपनी में शेयर लेना चाहता है, वो आपके थ्रू में ले सकता है, ठीक है। तो तब क्या करेगा, तब एक कंपनी को पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प तो यहाँ पे लेना चाहता था, वो डोनाल्ड ट्रम्प को एक्नॉलेज करेगा कि आप यहाँ से आके शेयर, हम लोगों का डिपॉजिटरी रिसिप्ट लेके एक कंपनी का शेयर होल्डर आप बन सकते हैं। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, ये टोटल प्रोसेस के से कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया का कंपनी में डायरेक्टली वो पैसा लगा सकता है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होता है जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक फॉरेन इन्वेस्टर को देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है दोस्तों। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक इंडियन कंपनी है जो शेयर कैपिटल रेस करेगा कहाँ से, फॉरेन इन्वेस्टर से। तो इसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना कस्टोडियन बैंक में जाएगा। कस्टोडियन बैंक को जाके बोलेगा मुझको फॉरेन इन्वेस्टर से मुझको पैसा चाहिए। तो वो लोकल कस्टोडियन बैंक क्या करेगा, वो जाएगा अपना काउंटर पार्टी ओवरसीज से डिपॉजिटरी बैंक में। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जब आएगा क्या करेगा, वो अपना जितना फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर को बोलेगा आप लोग अगर इस कंपनी में पैसा करना चाहते हो, ये इंडिया की कंपनी है, इसमें आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है, वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से आके वो लोगों का वहाँ का जो ये कंपनी का जो शेयर है उसको खरीदता है। तब ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देता है, वही एक्नॉलेजमेंट स्लिप को हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है दोस्तों। अभी लगता है मुझको आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है। मेनली आपका जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट का टाइप होता है वो 3 तरीके का होता है, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और आपका आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी कोई एक इंडिया का कंपनी है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया था, इंडिया का कंपनी अमेरिका का शेयर मार्केट में अपना शेयर लिस्ट करना चाहता है। मीन्स अमेरिका का जो कस्टोडियन बैंक है, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को देके वो वहाँ पे अपना शेयर बेचना चाहता है। तो उस टाइम में वो जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट होगा वो हो जाएगा आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मीन्स इंडियन कंपनी अमेरिका में अपना शेयर बेच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और अभी हम लोग देखते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कोई इंडियन कंपनी अदर देन अमेरिका कहीं पे भी वो अपना शेयर को बेचेगा, शेयर बेच के वो कैपिटल रेज करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और एक बार ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके अपना शेयर बेचता है,
अमेरिका का कोई इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचता है तो उस टाइम हम लोग उसको बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और अदर देन अमेरिका कहीं का भी वो इन्वेस्टर को अगर अपना शेयर बेचता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी ऐसा भी है, फॉरेन कंपनी भी इंडियन इन्वेस्टर को अपना शेयर खरीदने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। उसके लिए जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया का शेयर मार्केट में अपना जो शेयर बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है दोस्तों। तो अभी सिर्फ एक ही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वही बस आईडीआर रिसिप्ट अभी तक रिलीज़ किया है। ठीक है। तो ये आप लोगों का टाइप का, और ये जो आपका एडीआर जीडीआर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया है। तो ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट को हम लोग शॉर्ट में पी नोट्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे उसको बहुत बार पी नोट्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है? पार्टिसिपरी नोट्स इशूड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर to entities that want to invest directly in Indian stock but do not want to register with SEBI। अभी मैं आपको यहाँ पे जो पहले एक एग्जांपल दिया था, अभी जैसे आपका हो गया, सोचिए ओबामा क्या करता है, इंडिया का एक कंपनी है, इंडिया का रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता है वो। तो इसको रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ है। तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इतना सारा फॉर्मेलिटीज़ करना नहीं चाहता है। तो क्या रास्ता से वो अपना डायरेक्ट रिलायंस में वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर पाएगा? तो वही देखते हैं। ओबामा जाएगा एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो ऑलरेडी सेबी के साथ रजिस्टर है, जिसका पैन नंबर वगैरह सब सेबी के पास है। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलरेडी सेबी के साथ रजिस्टर है। वो ओबामा बोलेगा कि ये जो रिलायंस इंडिया का कंपनी है इसका इतना शेयर आप खरीद लो, मैं आपको उसका पैसा देता हूँ। ठीक है। तो वो क्या करेगा? ओबामा डायरेक्टली वो रिलायंस कंपनी से नहीं खरीद के वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देके रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लिया। तो वो इनडायरेक्टली एक तरीके से ओबामा ने रिलायंस कंपनी में अपना शेयर खरीद लिया। तो वो जो शेयर खरीदा तो उसको ही मेनली बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स और पी नोट्स। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों का बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप लोग बने रहे मेरे चैनल लर्निंग अड्डा विद प्रीतम के साथ।